आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में इन डिटेल में समझेंगे और पूरा का पूरा वीडियो क्लास ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। ठीक है भाई, चलो। आंतरिक प्रवाह की नदियां क्या होती हैं? वे नदियां जो अपने पानी को समुद्र महासागर में नहीं लेके जाती हैं बल्कि भूमि में ही समाहित कर देती हैं। क्या भूमि में ही समाहित कर देती हैं, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगर आपने पहले क्लासेस नहीं देखी हुई है हमारी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर 1 बाय 1 करके सभी क्लास 10-15 क्लास हो चुके हैं। पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास की तरह नोट्स भी बनवा रहा हूँ, बनाते हुए चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। आज थोड़ा सा एनर्जी कम रहेगा, कुछ ऐसे ही पर्सनल इशू है कुछ, इस वजह से थोड़ा सा इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ, तो समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आज मैं नहीं कराने वाला था क्लास, बट सोचा कि ये डेली आपको क्लास करवाता हूँ तो करवा ही देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में बता दिया, जो समुद्र महासागर में जल नहीं लेके जाएंगी। कुछ क्वेश्चन सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। क्या? देखो, सबसे पहले लिखा देता हूँ आंतरिक प्रवाह की, लिखेंगे ऐसे ही, ये पॉइंट लिख लो, नोट कर लो, सीधे क्वेश्चन आते कुछ नोट बता रहा हूँ। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, तो बताना है आपको लूनी नदी, ये घग्गर नदी। कौन सी नदी आपकी? घग्गर नदी। ठीक है भाई, चलो समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर, बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी, मैं समझा दूंगा अभी आपको। आंतरिक प्रवाह की नदी तो बताएंगे आपको कांतली नदी। बताना क्या, कौन सी नदी है सर? ये कांतली नदी है, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में खंडेला की पहाड़ियों सीकर से निकलती है। अभी डिटेल में पढ़ लेंगे इसके बारे में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और है कि अब ये आंतरिक प्रवाह दोबारा नहीं लिख रहा हूँ तो सबसे छोटी, चलो दिखाई देता हूँ। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी, ठीक है, सबसे छोटी नदी है तो आपको बताना है काकनेर। काकनेर या कहीं कहीं काकनी नदी भी इसका नाम मिलेगा। इसी को हम ग्रामीण भाषा में, लोकल भाषा में इसको मसूरदी नदी बोलते हैं। मसूरदी, ठीक है, मसूरदी नदी के नाम से भी जानेंगे। समझ आया? तो पूछेगा आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर बताना है, और पूर्ण बहाव के आधार, इसके बारे में पूर्ण बहाव के आधार समझो। ये जो घग्गर नदी है आपको पता है पाकिस्तान में भी बहकर जाती है, तो लेकिन अभी तो इसका इतना नहीं है, बट जो क्वेश्चंस हैं वर्तमान समय में तो ये पाकिस्तान तक पहुंच ही नहीं पाती है ये। ठीक है, अपने राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। लेकिन अब आपको याद रखना है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी तो हो गई घग्गर, ठीक है, जो कि दूसरे देश तक बह के जाती है। और पूर्ण बहाव क्या, जो राजस्थान में ही बहती, पूर्ण बहाव का मतलब राजस्थान में बहती है और राजस्थान से उद्गम होता है, राजस्थान के ही क्षेत्रों में क्या हो जाता है, उसका विलय हो जाता है। ठीक है भाई, या समाहित हो जाती है। तो कांतली नदी बताना है, ये उद्गम कहाँ से होता है सर? सीकर से ही होता है, खंडेला की पहाड़ी सीकर से। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? खंडेला की पहाड़ी सीकर से। नेक्स्ट बात करें, ये एक है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी की बात करें तो काकनी या मसूरदी नदी, जो कि जैसलमेर में, कहाँ पर है? ये है आपकी जैसलमेर में। कौन सा मेर है सर? ये जैसल का मेर है। तो जैसल भाटी के द्वारा इसको बसाया गया था। समझ आया? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। अब एक 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले इस एक नदी डालेंगे, आप हेडिंग लगाएंगे, घग्गर नदी के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं आप। ठीक है, और भाई ना सपोर्ट करें, थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर बनाएंगे हम, साथ में मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे और साथ बढ़ेंगे भी। ठीक है, चलो। तो जो भी नए जोड़े हैं वो सभी पुरानी क्लासेस को जा करके देखिएगा एक बार, निश्चित रूप से आपको इससे मदद मिलेगी। समझ आएगा, है ना? चलो डालेंगे घग्गर नदी। कौन सी नदी है? पहला पॉइंट है यहाँ पर, घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे सर। इसके बहुत सारे उपनाम हैं, इनको भी मैं बताता हुआ चलूँगा आप लोगों को।
थोड़ा सा समझ लो, ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको याद नहीं हो पाएंगे। देखिएगा, मैं यहाँ पर एक, ये है हमारा राजस्थान। ये क्या है? हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या है ये है हमारा, ये राजस्थान है। ठीक है भाई, मैं राजस्थान का उत्तरी हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारा राजस्थान। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर एक नवगठित एक जिले का निर्माण किया गया है। ये है एक जिला जिसका नाम है अनूपगढ़। कौन सा गढ़ है सर? अनूपगढ़। समझते जाएंगे, बड़े प्यार से स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ। एक जिला है जिसका नाम है अनूपगढ़। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देखिएगा, ये जो जिला है ये एक जिला है, इसका नाम है सर, ये जो जिला है इसका नाम है सर श्री गंगानगर। कौन सा नगर है सर? श्री गंगानगर। लिखेंगे आराम से, प्यार से, स्लो मोशन में। ठीक है, चलो, श्री गंगानगर। नेक्स्ट बात करेंगे, इस तरफ एक जिला और आता है, इसका नाम है सर, थोड़ा सा इसकी सीमा इधर लगा देते हैं, एक जिला और है सर, इस जिले का नाम है आपका, यह है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है सर? ये हनुमानगढ़ है। ठीक है, समझ आया? देखेंगे भाई, पूरा का पूरा उपनाम सब कुछ बताऊंगा, समझ लेना, ऑफलाइन क्लास की तरह बता रहा हूँ। थोड़ा सा आज एनर्जी कम है तो ऐसे ही कुछ रहा है, तो थोड़ा सा एनर्जी नहीं है। ठीक है, कुछ जो भी हो। देखिएगा, एक ज़िला है, इसको बोलेंगे अनूपगढ़। ठीक है, समझ आया? ये इसको बोलेंगे कौन सा है? ये है गंगानगर, बता दिया। ये गंगानगर के सूरतगढ़ वाला एरिया, कौन सा है? सूरतगढ़ वाला एरिया है। इसको एग्जैक्ट इसको यूँ ही बना लेंगे। ठीक है, ये आपका अनूपगढ़ को इस तरीके से कर लो आप। ठीक है, समझाने की दृष्टि से ऐसे कर लो ना, क्योंकि अलग से स्पेस नहीं है। देखो, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब बात करेंगे हम, ये जो गंगानगर है, यहाँ पर एक चीज़ मैंने पहले बता दिया कि आपको थोड़ा सा, अब भारत के रेस्पेक्ट में समझ लो, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे नहीं तो कुछ बेहतर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा समझेंगे। देखेंगे, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? देखिएगा, यहाँ पर देखो कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अरावली का विस्तार पढ़ा होगा आप लोगों ने भारत के रेस्पेक्ट में। जैसे ये एक अरावली, सॉरी, जो हिमालय पर्वत का है, यहाँ पर सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय होता है, उसका ये महान हिमालय आता है। महान हिमालय के नीचे आता है कौन सा? मध्य हिमालय, और एक आता है हिमालय की श्रेणी पाई जाती है, शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? मेरे साथ बोलेंगे, हिमालय की एक शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, कौन सी श्रेणी है सर? शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शिवालिक, ये जो नीचे वाली श्रेणी है इसको बोलेंगे शिवालिक श्रेणी। इस श्रेणी का यहाँ पर, इसमें जो पहाड़ियाँ हैं इनको बोलेंगे कालका की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी? कालका की पहाड़ी। ठीक है, कालका की पहाड़ी। मिटाऊंगा इसको, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर है कालका की पहाड़ी। कालका की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है सर, एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी को बोलेंगे घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी ये यहाँ से बन के शुरू होगी। जैसे ही सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश से आएगी। ठीक है, HP लिख देता हूँ शॉर्ट में। हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? कालका पहाड़ी बताना है। शिवालिक श्रेणी से इसका उद्गम होता है। थोड़ा सा नीचे जाएगी तो ये आएगी हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। और हरियाणा के बाद हमारे इस राजस्थान वाले एरिया में एंट्री कर जाएगी। तो कितने राज्य पूछेंगे तो आपको ये बताना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, और एक देश है इधर चली जाएगी, इधर एक देश है, इसका नाम है पाकिस्तान। कौन सा तान? पाकिस्तान। ठीक है भाई, समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं मेन हमारी बात पर, जो कि आपको चीज़ें अब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो, आराम से, प्यार से समझते चलना, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, एक बार इसको और मिटा देते हैं। ठीक है, चलो, देखो यहाँ पर, वही यहाँ पर एक बार इधर ऊपर में ड्रॉ कर देता हूँ, शायद दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सी पहाड़ी है? ये है कालका पहाड़ी। कालका पहाड़ी होगी सर। कालका पहाड़ी कहाँ है? ये शिवालिक हिमालय, मैंने बता दिया। आप अब इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी लिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से एक नदी चल करके आती है, ये भी स्लो मोशन में आएगी। क्या? ये स्लो मोशन में आएगी। ये नदी स्लो मोशन में आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर टकराएगी। देखो, पहले हिमाचल प्रदेश से आएगी अपने हरियाणा में, ये पूरा हरियाणा का एरिया है। हरियाणा से हमारे राजस्थान में एंट्री करेगी। राजस्थान में एंट्री करेगी। एंट्री करने वाले यहाँ पर गांव का नाम पूछे तो गांव का नाम बताएंगे तलवाड़ा। कौन सा गांव है सर? तलवाड़ा गांव है। तलवाड़ा गांव है सर। ठीक है सर, यहाँ पर तहसील कौन सी है? तलवाड़ा अगर ऑप्शन में नहीं आता तो आपको वहाँ पर मिलेगा टिब्बी। क्या मिलेगा? टिब्बी। ध्यान रखेंगे, टिब्बी क्या है? एक तहसील है। हनुमानगढ़ी क्या है? टिब्बी एक तहसील है, ध्यान रखेंगे। तो कालका पहाड़ियों से ये नदी है, इसका नाम घग्गर लिख देते हैं यहाँ पर। ये है नदी का नाम घग्गर है। ठीक है भाई, चलो, घग्गर नदी है।
प्राचीन काल में वेदों में इसका उल्लेख मिलता है सरस्वती नदी के नाम से। किसके नाम से? सरस्वती नदी के नाम से। यहाँ देखिएगा ये बह करके स्लो मोशन में आती है और हनुमानगढ़ की सीमा को टच करती है। यहाँ पर एक गांव है जिसे बोलेंगे तलवाड़ा। कौन सा बाड़ा? तलवाड़ा। बात करें तहसील की, तो तहसील है आपकी टिब्बी। कौन सी तहसील है? टिब्बी। मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे। अब ये एंट्री करेगी हमारे हनुमानगढ़ वाले ज़िले में, धीरे धीरे वही स्लो मोशन में चलेगी, स्लो मोशन में चलेगी। फिर ये आ जाएगी इधर सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ बोले तो श्री गंगानगर। कौन सा? ये सूरतगढ़ में आएगी। सूरतगढ़ बोले तो श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से ये जो नया जिला है इसमें जाएगी। कहाँ जाएगी? अनूपगढ़ में जाएगी। अनूपगढ़ के बाद कहाँ जाएगी? अनूपगढ़ के बाद में इधर पाकिस्तान है। कौन सा तान है? पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में चली जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पर पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है जिसके 3 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। एक है कौन सा? बहावलपुर, एक है बहावल नगर और थर्ड नंबर है आपका रहीम यार खानपुर। ये मैंने पहले फर्स्ट क्लास में समझा दिया था। यहाँ पर जैसे आएगी तो एक जगह का नाम है फोर्ट अब्बास। कौन सा अब्बास? फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर आएगी। आगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पानी कमी है तो ये कभी कभार यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। ठीक है, यहाँ पर ये पाकिस्तान वाले यहाँ पर ये कभी कभी आती है तो इस वजह से यहाँ पर ये लोग नाम देते हैं यहाँ पर हकरा। क्या? कौन सा राह है? ये हकरा बोलेंगे। पूछ लेगा कि हकरा नाम कहाँ पर दिया जाता है तो बताएंगे घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा बोल लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखिएगा जैसे जो कालका पहाड़ियाँ हैं, कालका पहाड़ियों से नदी आती है। कहाँ पर आएगी? ये हनुमानगढ़ में आएगी। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा गांव से एंट्री करेगी। थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो यहीं पर एक झील भी पाई जाती है, वो भी याद रखेंगे। एक झील का नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील यहाँ पर आपको मिलेगी। एक है तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है। एक तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा में भी है। मैं पहले बता चुका हूँ, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर ये है यहाँ पर एक जंक्शन है हनुमानगढ़ जंक्शन। कौन सा जंक्शन है सर? ये है आपका हनुमानगढ़ जंक्शन। ठीक है, यहाँ लिखा है क्या? इधर नीचे लिखा देते हैं। ये जगह का नाम आएगा हनुमानगढ़ जंक्शन आएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन पे क्या होता है सर? हनुमानगढ़ जंक्शन पे एक काम होता है कि देखो जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, कालका पहाड़ियों में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्वेश्चन पूछता है कि बाढ़ कहाँ पर आएगी। तो बाढ़ बताना है आपको, तो बताना है कि हनुमानगढ़ जंक्शन वाले एरिया में बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ कहाँ आएगी? सभी की सभी देखो लिखाऊंगा नहीं अलग से क्वेश्चन, यही सभी के सब लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, बाद में नोट्स बना भी लीजिएगा। ठीक है, तो देखो कालका पहाड़ी पर अगर क्या होगी भाई, बारिश तेज होगी तो जो बाढ़ आएगी वो कहाँ आएगी? हनुमानगढ़ जंक्शन। ये एरिया थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा निम्न भूमि है। किसके कंपैरिजन में? कालका पहाड़ी के इसके कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा निम्न भूमि वाला एरिया, तो यहाँ पर बाढ़ बन जा जाती है। मैंने लूनी नदी के बारे में पढ़ाया था आपको। लूनी नदी में जो आपकी नाग पहाड़ियाँ अजमेर में, वहाँ पर पानी का बारिश ज़्यादा हो जाती है, पानी तो ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? तो बालोतरा वाले एरिया में आती है। बताया था ना, बालोतरा से ही लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है तो इसको खारी और मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। वो मैंने पढ़ा दिया था, अगर नहीं देखा तो जाकर के लूनी नदी को देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर देखो नदी ये प्रवाहित होगी सर, बिल्कुल होगी। तो एक क्षेत्र भी है, कुछ देखो इस क्षेत्र में कुछ में ये नहीं जाती है, पानी लेकर के नहीं जाती है। तो एक इसमें यहाँ पढ़ेंगे आप, एक शब्द आएगा नाली। नाली किसे कहेंगे? नाली कहेंगे घग्गर नदी की शुष्क घाटी। घग्गर नदी की लिखेंगे, घग्गर नदी की शुष्क घाटी। बड़े प्यार से स्लो मोशन में पढ़ेंगे हम। शुष्क घाटी को क्या कहेंगे भाई? शुष्क घाटी को क्या बोलेंगे सर? नाली बोलेंगे। ये जो शुष्क घाटी है कौन सी? ये नाली। यहाँ पर एक भेड़ की ये नाली, एक भेड़ की नस्ल भी पाई जाती है। किसकी नस्ल है ये? एक भेड़ की नस्ल भी है, ध्यान रखेंगे भाई। समझ आएगा। ठीक है, एक शब्द और मिलेगा, इसी में एक क्षेत्र बनेगा। यहाँ पर तो शुष्क घाटी मतलब पानी इस क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट बात करें तो थोड़ा सा आगे देखो, बिल्कुल नदी के पास वाला एरिया है, इसको हम पाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाट बोलेंगे। लिखना और समझना। थोड़ा सा अगर बोर फील हो रहा हो तो आज कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं ऐसे ही चल रहा है। ठीक है भाई, चलो समझते जाएंगे। अच्छा लगे तो
लाइक शेयर कमेंट वगैरह जो भी आप करना चाहें कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर पार्ट है, इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में जहाँ पर पानी पहुँच जाता है उसको पार्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये पार्ट बोलेंगे। घग्गर नदी का इसको बोलेंगे घग्गर नदी का मैदानी क्षेत्र, क्या बोलेंगे इसको, मैदानी क्षेत्र बोलेंगे। यहाँ पर घग्गर नदी का जो पानी प्रवाहित होता है, और कहें तो या फिर उपजाऊ क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है सर, उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र बोले तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक फसल का उत्पादन होता है, फेमस फसल है, उसका नाम है बासमती चावल। चावल की किस्म का ध्यान रखेंगे, कौन सी मती है ये बासमती चावल है। ठीक है, चलो समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा, धीरे धीरे स्लो मोशन में। तो बस ऐसे याद करते जाएंगे। कौन सा चावल पड़ेगा, मिलेगा यहाँ पर, बासमती चावल। पहले इस क्षेत्र को पहले योद्धे जाति का निवास होने के कारण यहाँ पर क्या था भाई, इसको योद्धे प्रदेश के नाम से भी, वो मैंने पहले बता दिया था जब फर्स्ट क्लास की थी, इस क्षेत्रों के बारे में बता दिया था। नीचे थल्ली वाला उठा हुआ एरिया थल्ली बोलेंगे, वो बीकानेर वाला, और कुछ हिस्सा इसमें किसका आता था, हनुमानगढ़ का भी आता था, नीचे कैसा गंगानगर का भी आता था, थल्ली वाले एरिया में, जो मैं पहले बताया था आपको। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर इसी नदी के किनारे देखो सभ्यताओं का विकास होता है। कितनी सभ्यताओं का विकास होता है सर, एक है आपकी, देखो सभ्यताएं लिख लीजिएगा, सभ्यताएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ये आप साथ में नोट करते हुए जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक है काली की बंगा, कौन सी बंगा है ये काली बंगा है। दूसरी बंगा कौन सी है सर, पीली बंगा है। ठीक है, कौन सी बंगा है सर, दूसरी पीली बंगा है। पीली बंगा के बाद में तीसरी बंगा तो नहीं है, तो तीसरा क्या है, देखो पीली बंगा हो गया। पीली बंगा के बाद में एक रंग महल है, कौन सा महल है, रंग महल हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि काली बंगा, पीली बंगा और रंग महल सभ्यताओं का विकास किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है घग्गर नदी के किनारे। प्राचीन टाइम पे जो सभ्यताओं का विकास हुआ वो नदियों के किनारे हुआ, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा जरूरी तत्व है जो कि हमारे जीवन को सर्वाइव करने के लिए, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो नदियों के किनारे जितने भी आप देखोगे, कोई भी बड़ा शहर है तो कोई भी सभ्यता विकसित हुई तो वो नदियों के किनारे हुई, क्योंकि उसके पीछे मेन कारण है लोगों को संसाधनों की उपलब्धता होना, और उपलब्धता में भी सबसे ज़्यादा जरूरी है पानी, जल ही जीवन है। समझ आया होगा। ठीक है, तो ये सभ्यता बता दी। एक दुर्ग का नाम भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर एक दुर्ग है जिसे कहेंगे भटनेर का दुर्ग। कौन से नेर का दुर्ग है सर, ये भटनेर का दुर्ग है। भटनेर के दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था, तो आप लिखेंगे 295 में। कब, 295 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। 295 किसने करवाया था सर, भूपत भाटी ने निर्माण करवाया था। किसने, भूपत सिंह भाटी के द्वारा निर्माण करवा दिया गया। अब थोड़ा इतिहास की चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से। उसके बाद में 1805 में बीकानेर के राजा हुए सूरज सिंह जी इस जिले को, इस जो किला है इसको जीत लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, इसीलिए इस प्रदेश को फिर बोल दिया गया हनुमानगढ़। 1805 में सूरज सिंह जो बीकानेर के राजा थे उनके द्वारा जीत लिया गया। और एक क्वेश्चन इतिहास का है, लेकिन समझ लो, जो भटनेर का जो दुर्ग है इसी पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। भटनेर के दुर्ग पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंतरिक आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे, तो आपको बताना है अजमेर दुर्ग। बाहरी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे, तो आपको बताना है भटनेर दुर्ग। समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब देखो यहीं पर समझेंगे, ये जो नदी आ रही है यहाँ पर एक नहर और आती है। मैं नहरों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा जब परियोजना पढ़ाऊंगा। इंदिरा गांधी नहर के बारे में 1 घंटे की क्लास होगी, पूरा का पूरा इंदिरा गांधी नहर के बारे में। जो उस दिन कोई भी यकीन के साथ अगर पढ़ लिया ना, कोई भी एग्जाम दे लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस विश्वास के साथ पढ़ लो भाई, जो भी पढ़ना चाहें। और एक सलाह है आप लोगों के लिए कि जीवन में ना संभल जाओ भाई, ठीक है, संभल जाओ, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ जाएंगी ना। समय के हिसाब से, समय होते हुए इंसान को संभल जाना चाहिए। अगर समय निकल गया, बाद में कुछ चीज़ें को रिग्रेट करोगे तो कोई औचित्य उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जो जिस उम्र में आप हो पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए। और एक चीज़ और बताता हूँ, बताना नहीं चाहिए, लेकिन लड़का लड़की और इस जिस फेज में आप लोग गुजर रहे हो ना, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इंसान को इतनी ज़्यादा इज्जत मत दे देना कि वो तुम पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए। क्या, किसी भी इंसान को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर वो चीज़, कोई इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी आदत हो,
अगर आपके ऊपर वो हावी हो गई तो आपको वो डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हमेशा इन चीज़ों से बचना। अभी जो ये जो उम्र है आप लोगों की, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ें चल रही होगी, तो किसी भी इंसान से लगाव उतना ही रखें जितना की ज़रूरत है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी इंसान से लगाव रखोगे या किसी इंसान के आदी बन जाओगे, तो फाइनली रिजल्ट आपको मिलेगा, वो रिजल्ट है बर्बादी। रिजल्ट क्या है? बर्बादी। बर्बादी किसकी है? सिर्फ आप लोगों की है। तो उस बर्बादी से बचना है मेरे दोस्त, ठीक है। ये समझ में आया होगा। ये हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये क्या है, ये फालतू का ज्ञान नहीं, वास्तवता है ये जीवन की, कि हमें संभल जाना चाहिए, समझ जाना, ठीक है दोस्त। चलो, समझ आया यहाँ तक। चलो, यहाँ पर एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना आती है जिसका नाम है IGNP। कौन सी NP? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। चलो, इसके बारे में फिर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अगर इस पर बात चढ़ेगी तो फिर इसी पे 15 मिनट ले जाएगी ये कम से कम। तो IGNP इस तरीके से नहर आती है, वो भी टिब्बी से प्रवेश करती है। कहाँ से? टिब्बी। टिब्बी जो तहसील है वहीं से एंट्री करती है। तो यहाँ पर ऐसे आती है, पहले फीडर के रूप में आती है। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इंदिरा गांधी को छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे तो फिर बिगाड़ देगी इंदिरा गांधी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नदी आती है, जो नहर आती है और जो नदी है, यहाँ पर एक सेम की समस्या पाई जाती है। किसकी समस्या सर? इस क्षेत्र में हनुमानगढ़ में किसकी समस्या पाई जाती है? यहाँ पर सेम की समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या। सेम की समस्या क्या होती है ये समझना जरूरी है। और क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ है, तो बताना है आपको। सर्वाधिक सेम की समस्या की बात करें तो आपको बताना है बड़ोपल। कौन सा पल? बड़ोपल, ठीक है। बड़ी समस्या है तो बड़ोपल। कौन सी समस्या है? बड़ोपल। बड़ोपल नामक स्थान पर सेम की समस्या ज़्यादा है। और बात करें, ये स्थान है हनुमानगढ़ में। कौन से गढ़ में है सर? ये हनुमानगढ़ में जो सेम की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। सर, इसकी उपाय के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? इसके लिए उपाय के लिए आप सफ़ेदा का पेड़ लगा सकते हैं। किसका? सफ़ेदा के पेड़ लगा सकते हैं। सफ़ेदा के पेड़ को हम, इसका वानस्पतिक नाम जाने तो इसी को हम यूकेलिप्टस बोलते हैं। कौन सा लिप्टस बोलेंगे? यूकेलिप्टस। ये लिपटने वाला नहीं है, ये पेड़ का ही नाम है, यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस बोलेंगे। इसका काम क्या है? ये वेपराइजेशन ज़्यादा करता है, पानी को ज़मीन से सोख करके ऊपर ज़्यादा क्या कर देता है भाई? ये सोख लेता है, ये बाहर निकाल लेता है। तो यूकेलिप्टस, क्योंकि देखो होता क्या है, दलदल भूमि का निर्माण हो जाता है। और एक चीज़ क्वेश्चन आया था कि जो दलदल भूमि है, कभी कभार जो भूमि की सतह पर एक परपटी जम जाती है, लवणता की परपटी जम जाती है, तो उसको, उसका कारण क्या है? तो नीचे से कैपिलरीज होती हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। कैपिलरीज जो कि ऊपर की तरफ उल्टा प्रवाह करती हैं। जैसे गांव में एक दीपक जलाते थे पुराने ज़माने में, हमारे घर में भी था भाई, लाइट वगैरह थी नहीं उस टाइम पे, तो दीपक जलाते थे ना, उसमें कुछ कपड़ा डालते थे और जो बोतल वगैरह थी उसमें से ऊपर निकलता, तो उसमें से पानी ऊपर की, जो सॉरी ऑयल था वो ऊपर की तरफ आता था, वो जलता था। तो वो होता है कैपिलरी, केशकात्व का गुण बोलते हैं। तो केशकात्व के गुण के कारण क्या होता है, भू सतह पर क्या आ जाती है? एक परपटी जम जाती है लवणता की, ठीक है भाई, वो भी आप ध्यान रखेंगे। समझ आया होगा। अब बात करें आगे बात करें, यहाँ पर एक बार समझ लो। तो ये नदी आ गई, यहाँ से देखो घग्गर नदी आती है, दोबारा समझेंगे। कालका पहाड़ी से जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणियों में कालका की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसे घग्गर नदी कहेंगे। ये हिमाचल प्रदेश से, फिर उसके बाद में आएगी हरियाणा से राजस्थान में एंट्री करेगी। राजस्थान में स्थान का नाम है तलवाड़ा गांव। कौन सा गांव? तलवाड़ा। तहसील की बात करें तो टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील है? टिब्बी तहसील है। जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करती है तो एक, जैसे तलवाड़ा है ना, तो इसी के नाम से यहाँ पर एक तलवाड़ा झील भी है, तो ध्यान रखें तलवाड़ा झील। एक तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है, मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, वो आपको भी पता होगा। एक तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी है, आगे बताता हुआ चलूंगा, पहले भी बता दिया बार बार। आगे इधर बात करें तो मैंने बताया यहाँ पर कौन सा दुर्ग है सर? भटनेर का दुर्ग है। भटनेर का दुर्ग के बारे में डिटेल में समझा दिया। 295 में इसका निर्माण करवाया था भूपत सिंह भाटी जी के द्वारा, और एक मात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे, ठीक है। चलो, अब बात करें आगे और क्या बताया मैंने, यहाँ पर सभ्यताओं का विकास हुआ। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये सभ्यताओं का विकास हो गया। किसके किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अब होता क्या है कि यहाँ पर मैंने बताया कि अगर कालका पहाड़ियों में बारिश ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो बाढ़ कहाँ आएगी? बाढ़ आएगी हनुमानगढ़ जंक्शन। कौन सा जंक्शन? हनुमानगढ़ जंक्शन पे बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसी कारण से इसको एक नाम और दे देते हैं। अब इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको आप लिखेंगे, आपको यहाँ तक समझ आ गया ना आपको? ठीक है, देखो अब लिखा, उपनाम की चर्चा भी करता चलता हूँ मैं ना आपके साथ में ना, ठीक है।
चलो उपनाम की बात करें तो इसको एक नाम दे देते हैं, द्वेषवती नदी। क्या नाम है इसका? उपनाम बात करेंगे, घग्गर नदी के बहुत सारे उपनाम हैं, तो उपनाम क्या बोलेंगे? द्वेष, ठीक है, द्वेषवती नदी भी बोलते हैं। कौन सी? द्वेषवती या द्वेषवती नदी भी मिलेगा, कहीं द्वेषवती या द्वेषवती नदी के नाम से मिलेगा, कि मतलब इससे ऐसी लगती है कि वहां पर पानी आता है और बाढ़ या यहाँ पर हमारे पास लेके आती है, वैसे नुकसान कर देते हैं, समझ ला। एक नाम और मिलेगा इसका, सरस्वती नदी मिलेगा। क्या नाम मिलेगा इसका? उपनाम सरस्वती नदी मिलेगा। इसी को नट नदी भी कहेंगे। कौन सी नदी कहेंगे? नट नदी। जैसे नट नट वो करते हैं ना नाटक, इस तरीके से, ऐसे समझ ला कुछ भी। एक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जब गंगानगर में आती है, गंगानगर यहाँ पर आती है, तो देखो अब तो देखो पानी की मात्रा बहुत कम होगी, आपको ही पता है, ये आ ही नहीं पाती। अगर यहाँ गंगानगर में नहीं आती तो बोल देते कि ये नदी मर चुकी है, आई नहीं, तो इसको मृत नदी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मृत नदी भी बोलेंगे। ठीक है भाई, चलो ये मृत नदी भी मैंने बता दिया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता दी, मैं नाली बता दिया, पाट बता दिया, आप लोगों को बहुत सेम की समस्या बता दी, सब कुछ बता दिया। ये जाएगी कि इनका इसका प्रभाव। अब थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन पर लिख लो, फिर मैं चर्चा करूंगा, तो फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? लिखो, चलो प्रवाह क्षेत्र लिखेंगे हनुमानगढ़, लिख लो, फिर मैं ज़्यादा चर्चा करूँ बढ़ाऊंगा तो फिर इसमें बहुत टाइम हो जाएगा। हनुमानगढ़ से कहाँ जाएगी आपको बताना है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। आगे फिर किधर जाएगी? अनूपगढ़। कौन सा गढ़? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद पाकिस्तान में चली जाएगी सर। पाकिस्तान वाले क्या नाम देते हैं इसको? हकरा। कौन सा रा देते हैं यहाँ पर? हकरा। ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को, बड़े अच्छे से समझाया है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है भाई, और बात कर लेते हैं इसकी लंबाई के रेस्पेक्ट में। तो कभी क्वेश्चन पूछता नहीं, क्योंकि इनकी फिक्स नहीं रहती कभी कभार नदियों की, लेकिन लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, लगभग 495 किलोमीटर लंबाई यहाँ पर लिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखा देते हैं। तो लंबाई कितनी है? लगभग 465 किलोमीटर की समथिंग मिलेगा। कितना? 465 किलोमीटर की समथिंग इसकी लंबाई का उल्लेख भी हम लोगों को मिलता है। ये कैसी नदी है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी है? राजस्थान की। देखो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखाऊं क्या? लिखाई देना। चलो, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, नदी कौन सी है? ये अपनी घग्गर की बात चल रही है। और क्वेश्चन नेक्स्ट लिखें तो और लिख लीजिएगा, राजस्थान की एकमात्र नदी, जो एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमालय से होता है, जिसका उद्गम हिमालय श्रेणी से होता है। ठीक है, हिमालय से होता है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी से होता है ना, इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये सबसे बड़ी नदी भी है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। यह आंतरिक प्रवाह की लिखेंगे मेरे साथ में, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें यहाँ पर इस जो इससे संबंधित थी वो सब कुछ करवा दिया है, और कुछ भी इसमें नहीं रहा आप लोगों का, और फिर करवाऊंगा तो फिर बहुत सारी चीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, और इसमें सफिशिएंट है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करवा दिया। ठीक है, ये थी आपकी घग्गर नदी। समझ आया कि नहीं आया? बोलेंगे आया कि नहीं आया? थोड़ा सा एनर्जी आज कम है, आप लोग समझ सकते हैं, बस अब चीज़ें बढ़ाते हैं आगे। समझ आया यहाँ तक? आया कि नहीं आया? चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट नदी पर बात कर लेते हैं। कुछ छोटी नदियाँ हैं, लेकिन छोटी नदियाँ कभी कभार हमें नंबर दे देती है, तो समझते चलेंगे भाई। समझ आ रहा है ना? चलो कोई पानी पी लेता हूँ, एनर्जी कम है आज, बढ़ जाएगी एनर्जी, शाम आज हो जाएंगे, शाम तक फिट हो जाएंगे। समझ आया नहीं आया? आप लोग ना पढ़ते हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब वगैरह करवाया करो, कमेंट वगैरह शेयर किया करो, करते ही नहीं हो अभी आप लोग। इतना काम तो कर सकते हो, पैसे थोड़े नहीं लगते इसमें। अभी तो 29 मिनट हुए, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, 29 मिनट है। अंतर प्रवाह की नदियों को पलटा देते हैं जल्दी, फटाफट ना। 5-5 मिनट की नदियाँ हैं कुछ। देखो
लिखा दूँ डायरेक्ट, फटाफट लिखा दूँ क्या? चलो कैसे भी कर लो। तो इसमें आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कांतली नदी की बात कर लेते हैं। अच्छी इंपॉर्टेंट नदी है कांतली। कांतली गांव में कातली नदी भी मिलेगा, कहीं काटली नदी भी मिलेगा आपको। कांतली को काटली नदी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काटली नदी। ठीक है भाई, चलो अब डायरेक्ट लिखा देता हूँ। लिखाऊँ क्या? चलो चलो फिर आप लोग वैसे ही वो कहोगे कि सर बता नहीं रहे हो। चलो डायग्राम से ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, ठीक है, देखो यहाँ पर एक जिला है। जिला के इसको थोड़ा ये समझ नहीं आएगा आप लोगों को, मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूँ। देखो ऐसे समझ लेना, ठीक है। इसमें समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पहाड़ी है खंडेला की पहाड़ी। कौन से डेला की? ठीक है, खंडेला की पहाड़ी। सर खंडेला की पहाड़ी कहाँ है? ये है सीकर में, अभी भी सीकर में, पहले भी सीकर में थी। ठीक है, खंडेला की पहाड़ी सीकर से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी है सर? यहाँ पर है कांतली नदी। ठीक है, समझ आया। तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है सर? खंडेला की पहाड़ियों से। जैसे आगे 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 तक जाएगी धीरे 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 धीरे, तो इस क्षेत्र में जो प्रभात क्षेत्र होगा, प्रभात क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरा बाटी। क्या बोलेंगे? तोरा बाटी बोलेंगे। इधर बात करें अब नीम का थाना एक जिला आ जाएगा। अब ये उदयपुर बाटी, उदयपुर बाटी क्षेत्र में क्या है? जो भूमाफिया बहुत ज्यादा है, मतलब बजरी का उत्पादन करते हैं 2 नंबर से भी, ऐसे समझ लो। ठीक है, आगे हम जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया सीकर जिले ध्यान रखो। पहला जिला हो गया सीकर वाला, और दूसरा जिला और आ गया, ये हमारा आ गया नीम का थाना। कौन सा थाना है ये? नीम का थाना भाई। ठीक है, नीम का थाना। प्रभात क्षेत्र ध्यान रखेंगे। पहला हो गया सीकर, सीकर के बाद नीम का थाना, और जाएगी फिर झुंझुनू में। कहाँ पर जाएगी सर? ये झुंझुनू में जाएगी। पहले झुंझुनू को 2 भागों में ही बांट दी थी। अब क्योंकि जो खेतड़ी है वो ले लिया इसी तरफ, खेतड़ी आ गया किधर? नीम का थाना की तरफ। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, अगर फिर भी अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जो कि झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है, तो नाम बताना है आपको। कौन सी नदी है? आपकी कांतली नदी। समझ आया? अब इसी नदी के किनारे कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ। यहाँ पर जैसे हम बात करें, इधर नीम के थाना की बात करें, यहाँ पर एक सभ्यता है, यहाँ पर एक सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ये पूछ लेता है, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का विकास होता है सर। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना में। कहाँ पर है सर? ये नीम का थाना जिले में आती है, नीम का थाना। नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता है। ठीक है भाई, तो ये आपकी गणेश्वर सभ्यता, इसको ताम्रयुगीन जो सभ्यताओं की जननी भी बोलते हैं गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है भाई, ये समझिएगा। आगे एक यहाँ पर खेतड़ी की बात करें, देखो इसी में एक खेतड़ी भी है यहाँ पर। देखो खेतड़ी, ये आपके नीम के थाने में आ जाते हैं खेतड़ी। ठीक है, नीम के थाना में ही एक सभ्यता और है, सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता भी का भी संबंध कहाँ से है तो आपको बताना है। सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता पहले कहाँ पर थी? ये झुंझुनू में, लेकिन जो खेतड़ी तहसील है वो अब शामिल कर ली गई किसमें? नीम का थाना में। तो सोनारी सभ्यता भी बताना है आपको नीम का थाना में। सर कहाँ पर है? नीम का थाना में सोनारी सभ्यता। ज़्यादा बात करूंगा तो फिर ये बढ़ जाएगी चीज़ें, फिर ज़्यादा बताने लग जाऊंगा आपको, है बस इतना ही समझो। ठीक है, ये जैसे जाएगी और ये यहाँ पर जाकर के ये चूरू और झुंझुनू की सीमा पर, चूरू और झुंझुनू की सीमा तक मुश्किल से जाती है, कभी कभार आगे समाप्त हो जाती है। तो चूरू झुंझुनू की सीमा पर ये समाप्त हो जाती है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके बारे में। और इसका जो प्रभात क्षेत्र है, इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? तोराबाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे मैंने शेखावाटी क्षेत्र के बारे में तो बहुत बता दिया आप लोगों को पहले। बस समझ लो कि जो ये नदी है उद्गम कहाँ से होता है, समझो क्या बोलेंगे? उद्गम, उद्गम कहाँ से होगा सर? खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी कहाँ है? सीकर में, याद रखना। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है? प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र बताएंगे भाई, बता दिए, लिखा दिया आप लोगों को। बोलेंगे कौन सा है? बोलेंगे सीकर। सीकर के बाद नीम का थाना, नीम का थाना के बाद झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू। ठीक है, ढंग से लिखा आ जाओ भाई। ठीक है, झुंझुनू। कौन सा झुंझुना है? ये झुंझुनू है, झुंझुना नहीं झुंझुनू। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये जो नदी है ये पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर, बहाव के आधार पर सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे पर 2 सभ्यताएं हैं सर। एक कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता।
गणेश्वर सभ्यता। दूसरी सभ्यता का नाम क्या है? एक है सोनारी सभ्यता। सोनारी सभ्यता। सोनारी सभ्यता का ध्यान रखेंगे, पहले ये झुंझुनू पड़ती थी, अब आगे नीमका थाना में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या रहा? और कुछ नहीं रहा, ठीक है। ये था आपकी कांतली नदी के बारे में। थोड़ा सा एक बार नोट्स देख लेता हूँ, बाकी का वैसे कुछ है ही नहीं इसमें, और क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी नदी? आपकी कांतली नदी। खंडेला की पहाड़ी सीकर से उद्गम होगा, प्रवाह क्षेत्र सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू में जाएगी, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। गणेश्वर सभ्यता, सोनारी सभ्यता इसके किनारे पर बसी हुई है, ये आपको बता ही दिया। और मैं जब पढ़ाएंगे आपको, जहाँ पर रोहिल क्षेत्र है सीकर में, ठीक है, यूरेनियम का के बड़े भंडार पाए गए हैं, वो आगे हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट नदी पर बात करते हैं। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, है ना। किसी को अगर ये लग रहा हो जल्दी करवाओ सर, तो जल्दी करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर शुरू करें। अब कौन सी नदी के बारे में बात कर लेते हैं? एक छोटी सी नदी है, काकनेय नदी। कौन सी नदी? तीसरे नंबर काकनेय नदी के बारे में समझ लो। काकनेय नदी, काकनेय नदी की बात करें, ठीक है। काकनेय नदी जैसलमेर की, कहाँ की सर? जैसलमेर। देखो ये है आपका, इस तरीके से ये जैसलमेर वाला है एरिया है, ठीक है। ये जैसलमेर वाला एरिया इस तरीके से ये आपका ये हो गया, ठीक है, समझ लो ये जैसलमेर है। जैसलमेर में यहाँ से गांव का नाम है कोटड़ी गांव। गांव कौन सा है? कोटड़ी गांव। कोटड़ी गांव से एक नदी निकलती है, धीरे धीरे स्लो मोशन में जाएगी। इस नदी का नाम है, नदी कौन सी है ये? इस नदी का नाम है काकनेय नदी। कौन सी नदी है? काकनेय नदी। नदी। और दूसरा ये का ऐसे बनाता हूँ, आप समझ लें, कुछ और मत समझ लेना इसको, है ना। काकनेय नदी, काकनेय नदी को ही एक काकनी भी बोल देते हैं, अपने गांव में बोलते हैं ना, ठीक है। कैसे भी बोल देते लोग इसको, एक नाम और दे देते हैं, मसूरदी नदी। कौन सी? मसूरदी नदी, ठीक है। मसूरदी नदी भी स्थानीय भाषा में इसको बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये था। आगे एक बुझ झील है, झील आएगी यहाँ पर, बुझ झील। कौन सी झील? बुझ झील, ठीक है। बुझ झील में ये आगे या समाप्त हो जाती है। कभी कभी मीठा की जो शाखा है ना, इस तरफ भी चली जाती है, बाकी का ध्यान रखना नहीं है। बस यही काकनेय नदी किस जिले से संबंधित आपको बताना है। तो उद्गम ध्यान रखेंगे, उद्गम ध्यान रखें तो लिख रख लो। उद्गम कहाँ से होता है? कोटड़ी गांव से होता है। कोटड़ी गांव, कोटड़ी गांव कहाँ है? ये जैसलमेर में, आप लोगों का कहाँ पर है? जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट बात करें और विलुप्त की बात करें। विलुप्त कहाँ हो जाती है? कभी कभार ये कहाँ तक पहुँच जाए? बुध झील तक ही पहुँच जाए, बुध झील में भी हो जाती है, कभी कभार बुध झील में हो जाती है। कभी कभी मीठा नामक स्थान है ना, मीठा नामक स्थान पर तक भी आगे चली जाती है, ठीक है। और या बोले तो बुध झील में ये पानी की सप्लाई भी करते हैं, बुध झील में पानी की सप्लाई भी करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके उपनाम मैंने बता दिया आपके, उपनाम क्या है इसको? उपनाम स्थानीय भाषा में स्थानीय लोग इसको मसूदी बोलते हैं, मसूरदी नदी, ठीक है। समझ आया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। 3 नदी हो गई, ठीक है। चौथी नदी पर बात कर लेते हैं। चलो एक नदी आती है, उसका नाम है शाबी नदी। चौथे नंबर बात करें साबी नदी। शाबी नदी, साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? समझो, साबी नदी निकलती है आप लोगों के ये सेवर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का सा से सेवर, सा से शाबी नदी। सेवर हमारे भरतपुर में हो रहा है, सेवर कहाँ है? भरतपुर है, ठीक है भाई। भरतपुर में अलग वाला सेवर है, ये सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है ये आप ध्यान रखेंगे। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। भरतपुर में जो आप लोग सरसों अनुसंधान केंद्र है ना, वो अलग है, और ये सेवर की पहाड़ियाँ अलग है, ठीक है। भरतपुर की तरफ मत चले जाइएगा। अब बात करें साबी नदी है, साबी को शाहीबा भी बोल देते हैं। क्या? शाहीबा नदी, शाहीबा नदी भी बोल देते हैं इसको। साबी को क्या बोलेंगे? साहिबा नदी के नाम से भी जानेंगे। अब ये जयपुर, देखो मैं लोकेशन बताया थोड़ा सा, मैंने इसको थोड़ा सा अभी फाइंड आउट करने की कोशिश की, सर्च किया गूगल पर, लेकिन मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाई। ये आपकी जयपुर में, कहाँ पर है सर? जयपुर में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी मैं बताता हूँ, पहले ऑप्शन में अगर आपको कहीं कोटपुतली मिले, कौन सा पुतली?
कोटपुतली भी ध्यान रखेंगे, शायद ये हो सकता है कि इस क्षेत्र में आ गई हो। ठीक है भाई, बाकी का जयपुर में आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये सब बस आप याद रखना कि सर कोटपुतली भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी तो मिला नहीं, बाकी अगर मिल जाता जैसे जैसे बैराट का तो पता चल गया, बैराट तो कहाँ कोटपुतली सीधा चला गया, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। प्रभात क्षेत्र की बात करें, ये जाएगी आपकी जयपुर, जयपुर से जाएगी सर ये कोटपुतली, कोटपुतली ये तिजारा वगैरह होते हुए, ठीक है, कोटपुतली तो कोटपुतली तिजारा, और ये खैरथल, खैरथल, और आगे जाएगी कहाँ पर, ये आगे जाएगी हरियाणा में। ठीक है, एक ये जो है कौन सी एक झील है, एक झील का नाम है नच, देखो थोड़ा सा, ये हरियाणा, सुनो 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 सुनो, ये हरियाणा के मैदान में जाएगी, हरियाणा के मैदानों, कभी कभार तो ये हरियाणा के मैदान में विलुप्त हो जाती है, हरियाणा के मैदान में विलुप्त हो जाती है। या फिर एक झील है नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील कहाँ पर है सर, ये रेवाड़ी में है सर, रेवाड़ी हरियाणा में, कभी कभार यहाँ पर भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नजफगढ़ आपके कहाँ पर है, ये हरियाणा में भी समाप्त हो जाती है। एक बार मैं चीज़ें थोड़ा सा क्लियर करने के लिए देख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ तो समझ आया। और देखो आगे देखें, ये जो साबी नदी है ये NH 48 को किसने को NH 48 को दो भागों में बांटती है, कितने भागों में, दो भागों में काटती है। ठीक है, ये काटती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि NH 48 को दो भागों में काटती है, साबी नदी। साबी नदी के किनारे एक सभ्यता है का विकास है, जोधपुरा सभ्यता। कौन सी, जोधपुरा सभ्यता। ये जोधपुरा जोधपुर वाला नहीं है, ये जयपुर में, ठीक, जोधपुरा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, तो जोधपुरा शायद हाथी दांत मिला था, यहाँ से हाथी दांत के अवशेष यहाँ से मिले थे, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। समझ आया कि नहीं आया। तो साबी नदी शेवर की पहाड़ियाँ, यही पूछता है ऑलमोस्ट, तो यही क्वेश्चन पूछ के फ्री कर देता है कि साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको बताएं शेवर की पहाड़ियों से होता है। और इसी को साहिबा नदी बोलते हैं। क्या कौन सी नदी, साहिबा नदी। प्रवास जयपुर कोटपुतली अलवर और तिजारा, ये अलवर में नहीं जाएगी, ऊपर वाले एरिया में चली जाती है, अलवर इधर रह जाता है, तो आपको खैरथल तिजारा बता, खैरथल बता देना। ठीक है भाई, खैरथल। ठीक है भाई, तो यहाँ तक समझ आया। ये कभी कभार तो हरियाणा के जो मैदान में, जो गुड़गांव की तरफ, वहाँ पर समाप्त हो जाती है। या फिर कभी कभार बात करें तो ये नजफगढ़ झील है, इसमें भी जाके मिल जाती है। NH 48 को दो भागों मारती है। जोधपुरा सभ्यता का विकास इसके किनारे पर हुआ था, और कुछ भी इसमें नहीं रहा। एक बार चेक कर लेता हूँ नोट्स में, बाकी का कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ ये पता ही होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बताने के लिए। ठीक है, नहीं रहा। और ये कि एकमात्र ऐसी नदी जिस पर कोई भी, क्या है, एकमात्र नदी है जो जिस पर कोई भी डैम नहीं बना हुआ। ठीक है, इस पर कोई भी बांध नहीं बना हुआ है। चलो आगे बढ़े, आगे हम बात कर लेते हैं। एक नदी और है जिसका नाम है रूपा, कौन सा, किसके बारे में बात कर लेते हैं, पहले ऐसे कहते हैं रूपा रेल के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवी नदी, ये तो शायद दिखाई नहीं देगा आपको, ये आपको ये कलर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई देगा शायद, हाँ कोई दिक्कत वाली। ये है, ये पांचवी नदी है रूपा रेल नदी। कौन सी, रूपा की रेल है सर, रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी कहाँ है, आपको ध्यान रखना है, ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ी मैंने बताई थी आप लोगों को, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है, अलवर में सर। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इसका उद्गम होता है। ठीक है भाई, जो उदयनाथ की यहाँ पर अलवर में इसको एक उपनाम और दे दे, थोड़ा सा फैक्टोरियल चीज़ें, इसमें ज़्यादा कोई डायग्राम बताने की जरूरत नहीं है। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है, ये आपकी बस ध्यान रखना है। उदयनाथ की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होगा, ये रूपारेल नदी का उद्गम होगा। ठीक है भाई, रूपारेल। अब रूपारेल नदी को ही, इसी को वराह नदी भी, क्या क्या नाम देते हैं, वराह नदी के नाम से भी जाना है। पूछेगा आपसे वराह नदी किसे कहेंगे, तो आपको बताना है, ये अलवर में ही बोलते हैं वराह नदी, बोलेंगे तो रूपारेल नदी को। एक भरतपुर में जाएगी, जब ये भरतपुर में जब पहुंचेगी तो इसको एक लशवारी नदी बोलते हैं। कौन सी, लशवारी नदी। लशवारी नदी किसको बोलेंगे, तो आपको बताना है कि इसी को बोल, लशवारी नदी, ये भरतपुर में बोलते हैं। ठीक है, भरतपुर में क्या बोलेंगे, इसको लशवारी नदी के नाम से जानेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करें, उद्गम हो गया। प्रवाह क्षेत्र की बात करें, ये आपकी अलवर से कहाँ जाएगी, ये हमारे भरतपुर में टिक जाएगी। कहाँ पर, भरतपुर में, भरतपुर से और थोड़ा डीग में पहुंच जाएगी। कहाँ पर, डीग में।
और इसके किनारे नौह सभ्यता का विकास हुआ है। नौह सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है। नौह सभ्यता कहाँ पर है तो आपको बताना है, किस नदी किनारे है तो आपको बताना है भाई रूपारेल। और भरतपुर में और भी चीज़ समझ लो। चलो भरतपुर की बात चल ले तो देखो यहाँ पर जो आपकी नदी है रूपारेल नदी भरतपुर में है, इसमें मोती झील बनी हुई। कौन सी झील है सर? मोती झील, ठीक है। मोती झील भरतपुर में कौन सी झील है सर? मोती झील है। ये भी आपको ध्यान रखना है भरतपुर में। और भरतपुर में और बात करें हम, यहाँ पर भरतपुर में जैसे जो बांध जो घना पक्षी अभ्यारण्य वहाँ ये इस झील से भी पानी की सप्लाई होती है, होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। एक बार पानी पी लेता हूँ और फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई। रुको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है आप लोगों का। याद करो, कर लिया? रुको, चलो ये मोती झील हो गया। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, आपको पता होगा। भरतपुर की जीवन रेखा कैसे कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा, तो आपको बताना है किसको बोलेंगे? मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो मोती झील है ना, मोती झील और जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर का, लोहागढ़ दुर्ग है, समझ लो शायद दिखाई दे रहा नहीं दे रहा आपको। तो यहाँ पर एक नहर है, नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर कहाँ पर है? ये भरतपुर में, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इस सीकरी बांध भी, डैम की बात करते हैं, इसमें से एक सीकरी बांध बना हुआ। कौन सा बांध? सीकरी बांध भी बना हुआ है, आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। नोट्स में एक बार देख लेता हूँ कुछ भी रहा कि नहीं रहा, कुछ भी नहीं छोड़ता मैं वैसे तो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभार ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है वो समझो, कि रूपारेल की नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से, ठीक है सर, बिल्कुल। क्वेश्चन यही आता है कि रूपारेल की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बाढ़ कहाँ पर आएगी? तो बाढ़ आएगी आपकी भरतपुर में। कहाँ पर बाढ़ आएगी? भरतपुर में आएगी, ये ध्यान रखना आप। कहाँ पर आ जाएगी बाढ़? भरतपुर में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें। 5 नदी होगी, 6वीं की बात करें। अब बाणगंगा की बात कर ले। तो बाणगंगा, हाँ, अब बाणगंगा भी देखो, ये बाणगंगा नदी है ना, ये भी कैसी है? अंतर प्रवाह की नदी है, क्योंकि ये दूर तक पानी लेके नहीं आती, भरतपुर में ही फाइनली समाप्त हो जाती है। तो अब बाणगंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी नदी है? 6 नंबर पर बाणगंगा नदी। चलो फटाफट एक बार मैं देख लेता हूँ, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आप लोगों को? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाणगंगा नदी, ये होगी बाणगंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? एक मिनट, बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होगा सर इसका। सर बैराट की पहाड़ी कहाँ है? बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बैराट की पहाड़ी कहाँ है सर? ये कोटपुतली बताना है। कहाँ पर? कोटपुतली महसाल, ठीक है, ध्यान रखें, कोटपुतली से इसका उद्गम होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसको, इस नदी को, इसको अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उपनाम की बात करें तो क्या है? अर्जुन की गंगा। ऐसा माना जाता है अर्जुन जो थे ना, कौन, महाभारत में तीर चला दिया था, उन्होंने पानी की कमी थी तो इस तरीके से आए थे यहाँ पर, तो अर्जुन की गंगा। इसको ताला नदी भी बोल देते हैं। कौन सी नदी? ताला नदी। इसको रुंडित नदी भी बोल देते हैं, रुंडित नदी, ठीक है। रुंडित नदी भी किसको कहेंगे? इसी को बोल लेते हैं हम, ये ध्यान रखेंगे कि इसको बोलते हैं बाणगंगा नदी को। उद्गम हो गया। बहाव क्षेत्र कहाँ है सर इसका? बहाव क्षेत्र प्रवाह की, पहले आपके जयपुर, देखो अब कोटपुतली नया जिला बनेगा तो कोटपुतली लिखेंगे, कोटपुतली भैरव, ठीक है, कोटपुतली, ठीक है। उसके बाद जाएगी ये जयपुर, कहाँ पर? जयपुर। जयपुर से जाएगी दौसा, कहाँ जाएगी? दौसा। दौसा से जाएगी ये अपने भरतपुर में, भरतपुर में ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। इसी के किनारे कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता का विकास हुआ। बैराट सभ्यता का विकास हुआ। बैराट सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो आपको बताना है बाणगंगा नदी के किनारे। मौर्यकालीन जो सभ्यता है, बहुत सारे फैक्टर्स के, ज़्यादा जानकारी की क्या करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैराट के बारे में बात हो गया।
यहाँ से एक भ्राबु जो शिलालेख है जो जानकारी भी मिली थी आपको, कैप्टन बर्ग था ना, शायद इतिहास का पार्ट है ये, कैप्टन बर्ग के द्वारा यहाँ पे जो भ्राबु जो शिलालेख था वही उसकी भी जानकारी यहीं से मिली थी, बेरठ सभ्यता से ही आपको जानकारी मिली थी। एक बार मैं थोड़ा सा नोट्स की हेल्प ले लेता हूँ, अगर कोई चीज़ रह गई है तो ठीक है, थोड़ा सा ये बांध करवा देता हूँ और ये और करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, इस नदी पर जयपुर की बात करें, थोड़ा सा अब डायग्राम नहीं बनाऊंगा, थोड़ा समझ लो इसको। इस नदी जो बाणगंगा नदी है ये आएगी रामगढ़ में। रामगढ़ अब कहाँ है? रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जम्मुआ रामगढ़, जम्मुआ माता का नाम सुना होगा आपने, तो ध्यान रखेंगे। इस पर बांध की बात कर लेते हैं सर। इस पर जो बांध बने हुए हैं, दो बांध बने हुए, एक है रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध को रामगढ़ बांध भी कहते हैं क्या? जमुआ बांध आएगा तो जमुआ रामगढ़ बांध भी बोलते हैं। कौन सा? जमुआ रामगढ़ बांध भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ये कहाँ है आपका? ये जयपुर में भाई, ध्यान रखें कहाँ पर है ये? जयपुर में। अब इस पर 19 ये बनाया था राम सिंह द्वितीय ने, बताया कि ये इसका निर्माण करवाया था किसने? राम सिंह सेकंड ने इस बांध का निर्माण करवाया। ध्यान रखें, राम सिंह सेकंड ने इस दुर्ग का निर्माण, सॉरी ये क्या बोला मैं, बांध का निर्माण करवा दिया था। 1982 में क्या हुआ? 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे यहाँ पर, कौन से गेम? एशियन गेम्स की, एशियन जो गेम्स हुए थे ना, वहाँ उसकी नौकायन प्रतियोगिता हुई थी। कौन सी भाई? नाव वाली नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन करवाई, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार पूछा गया कि एशियन गेम्स 1982 में किस बांध पर नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था? तो आपको बताना है रामगढ़ बांध जयपुर में, ध्यान रखेंगे। दूसरा इस पर एक बांध होगा, अजान बांध है। कौन सा बांध है? अजान बांध है। अजान बांध कहाँ सर? ये है आपका भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में है साहब। अजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर में, ये आपका अजान बांध है। और क्या है इसमें? और तो कुछ रहा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। ये कानोता बांध भी आप ध्यान रखेंगे, कानोता बांध भी एक छोटा सा इस पर, फतेहाबाद, ये जहाँ तक ये कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है भाई। तो और कुछ कोई दिक्कत नहीं। एक थोड़ा सा और जयपुर वाले एरिया में आएंगे, छोटा सा बांध एक और भी पड़ता है, जिसे कहेंगे कौन सा बांध है? एक तीसरा बांध है, तो कानोता बांध है। कानोता बांध है। कौन सा बांध है सर? कानोता बांध है। कानोता बांध से एक चीज ध्यान रख लो, राजस्थान में सर्वाधिक जो मछलियों का उत्पादन होता है ना, मछलियों का उत्पादन कानोता बांध से ही किया जाता है, ध्यान रखें। कानोता बांध से उत्पादन किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। समझ है यहाँ तक? आ गया होगा? कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। लगभग 6 नदी तो यहाँ तक हो चुकी है आपकी कंप्लीट। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें साथ। अब 2-4 नदियों को एक साथ करवा देता हूँ। क्या? 2-4 नदियों को एक साथ करवा देता हूँ। देखो समझो, देखो भाई, एक झील है। कौन सी झील है सर? ये झील है, इसका नाम है भाई सांभर झील। कौन सी झील है ये? सांभर झील है सर। ये सांभर झील ये कहाँ कहाँ पर है सर? इसका कुछ एरिया में तो नीचे इस तरफ जाएंगे तो कुछ भाग ये 3 जिलों में आता है। इसका विस्तार कहाँ पर है? देखो, एक तो अजमेर में है सर, अजमेर में। अजमेर के बाद अब नागौर को तोड़ दिया इन लोगों ने कुछ, तो आप लोग डीडवाना कुचामन ये आप ध्यान रख सकते हैं, या तो डीडवाना वाले पार्ट में आएगा या कुचामन वाले में, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर नागौर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डीडवाना कुचामन। कुचामन को भी अलग जिला बना दिया लोगों ने, पता नहीं। तो आप एक समय के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा करो, नागौर ध्यान रख लो। नागौर तो नहीं, डीडवाना कुचामन ध्यान रखो, डीडवाना कुचामन, ठीक है। डीडवाना कुचामन और आपका जयपुर, ये 3 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कौन सा? अजमेर, डीडवाना कुचामन और कुचामन। अभी देखो थोड़ा सा इशू क्या है, देखो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं नागौर का वो एग्जैक्ट मैप बना के बताता हूँ। यहाँ हाँ इस तरीके से कुछ, तो ये वाला एरिया है, ये तो नागौर वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? नागौर वाला एरिया है। अभी पूरी की पूरी जानकारी इन लोगों ने साइड पे डाली नहीं, मैं साइड पे चेक भी कर रहा था। ये इधर ये है कुचामन। कौन सा? कुचामन। इधर बात करें, ये है डीडवाना। अब हम किस में शामिल करेंगे? अब देखो इसको, ये कभी कभार इस वाले पार्ट को ये डीडवाना में ले गए तो इधर ले गए, तो आप लोग डीडवाना कुचामन ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? डीडवाना कुचामन ध्यान रखेंगे, और आपको जानकारी मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो आगे समझ में। इसका क्षेत्र की बात करें तो सर ये 36 किलोमीटर लंबाई। कितनी लंबाई इसकी? 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है सर। झील नहीं पढ़ा रहा हूँ, झील के बारे में तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस इसकी जो चौड़ाई की बात करें तो समझ लो थोड़ा सा इसकी महत्ता,
चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई की लगभग 2 से 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है लगभग, हमारे पूरे भारत देश का ही बात करें तो लगभग 8.7% के समथिंग यहाँ से किसका उत्पादन, नमक का उत्पादन किया जाता है। अब देखो यहाँ से एक नदी, ये है एक नदी आ रही, देखो स्लो मोशन में ये नदी आ रही है, ये नदी आएगी मनोहरपुरा की पहाड़ी से, मनोहरपुरा की पहाड़ी, ये सब थोड़ा सा सुंदर लिखूं क्या, लिख देता हूँ चलो। तो मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी, ध्यान रखेंगे मनोहरपुरा की पहाड़ी के बारे में। मनोहरपुरा की पहाड़ी कहाँ है, जयपुर में सर, जयपुर में, ठीक है ध्यान रखेंगे। मनोहरपुरा की पहाड़ी से एक नदी आती है जिसका नाम है, इस नदी का नाम है मेंथा नदी। कौन सी नदी, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसे मेंथा नदी कहेंगे। मेंथा नदी जाकर के कहाँ पर गिरती है सर, ये धीरे धीरे जाकर के किस में गिर जाती है, ये आपकी सांभर झील में गिरती है। और मेंथा नदी से आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख लो, सर्वाधिक नमक लाने वाली, जो नमक की मात्रा लेके आती है ना, तो सर्वाधिक नमक की जो लवणता है वो सर्वाधिक ये लेके आती है। तो लवणता सर्वाधिक नमक लाने वाली, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लेता कभी, लाने वाली नदी कौन सी है, सांभर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी की बात करें तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है आपको मेंथा। कौन सी नदी है सर, ये मेंथा नदी का नाम ध्यान रखना है। इसी पर ये इसको आगे से क्रॉस करके कभी कभार ये नागौर में भी जाती है। नागौर में क्या होता है, नागौर में इस पर एक लूणवा तीर्थ स्थल भी है। कौन सा, लूणवा तीर्थ स्थल का भी नाम ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी पर है, ये इस पर है। नेक्स्ट हम बात करें, इधर बात कर लेते हैं, ये है एक नागौर, ये है नागौर, ये कैसे मार्कर में क्या आ गया इसमें, छोड़ो, यह है नागौर, ठीक है। नागौर से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी, खारी नदी कहाँ से आएगी, नागौर से आएगी। एक नदी और ध्यान रखेंगे, एक नदी है ये रही, इस नदी का, ये नदी आएगी आपकी अजमेर से। कहाँ से आएगी, ये अजमेर से एक नदी का नाम उद्गम होगा, इसका नाम है रूपनगढ़। कौन सा गढ़, रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी, ठीक है भाई। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है सर, अजमेर से होता है, ठीक है। रूपनगढ़ नदी अजमेर से आते। इसी के किनारे पर सलेमाबाद, एक जो निम्बार्क संप्रदाय का प्रधान पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, वो भी इसी किनारे पर स्थित है, ध्यान रखें। सलेमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको रूपनगढ़ ध्यान रखना है, आपको रूपनगढ़ नदी के किनारे है, ये ध्यान रखेंगे। ये आ गई आपकी, एक तो खारी आ गई, ये रूपनगढ़ आ गई, मेंथा आ गई, एक नदी और है खारी रूपा, हाँ इधर सीकर से खंडेला की पहाड़ी, खंडेल नदी आएगी क्या, इधर से जो खंडेला की पहाड़ी से खंडेल नदी गई। कौन सी नदी, खंडेल नदी। खंडेल नदी कहाँ से आएगी सर, ये आएगी आप लोगों की सीकर से, ठीक है। सीकर से खंडेला की पहाड़ियों से खंडेल नदी बहेगी, ये भी इसमें आकर के इस तरीके से नदी मिल जाती हैं आकर के, किसमें, आपकी सांभर झील में। ये सभी अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं। समझ आया होगा, इन डिटेल में सब कुछ मैंने बता दिया, क्या क्या होना था क्या नहीं होना था, और उम्मीद करूँगा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अच्छा लगे तो फीडबैक बता दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो मत बताइएगा, ठीक है। चलो, कोशिश की है अच्छी तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की, तो समझ में आएगा। इनको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखेंगे, क्या एक बार में अगर समझ नहीं आता तो 2 बार वीडियो को देखेंगे। 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, लेकिन सवाल एक ही है कि आपको याद हुआ या नहीं। कोशिश की है बेहतरीन कंटेंट आपको देने की, मेरा प्रयास हमेशा आपके हित में है, और आपके हित में ही अपना भला है और आपका भी भला है। मेहनत करना, जिस दिन सीख जाओगे ना जीवन में, कुछ भी हासिल कर लोगे। इंसान को सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेहनती होना। जिस इंसान को मेहनत करने की आदत लग जाएगी ना, तो आज नहीं कल, आज हो सकता है कि सफल ना हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, जिस इंसान को मेहनत करने की आदत लगी ना, वो सफल होना उसका डेफिनेटली फिक्स है एक दिन। लेकिन हम मेहनत ही कुछ समय के लिए करेंगे तो सफल कैसे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो मेहनत को अपनी आदत बना लो, और दुनियादारी को बिल्कुल भाड़ में जाने दो। कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने गोल पर। किसी भी एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, उस पर पूरा फुली कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई के, तन मन धन सब कुछ लगा दें, जुट जाए तैयारी में, ठीक है भाई। चलो, अदरवाइज समय बहुत कुछ बिगाड़ देगा। थैंक यू। कल फिर कंटिन्यू करेंगे हम हमारे अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।